नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th का आपका ये 4 चैप्टर है। क्लास 7th का 4 चैप्टर है एयर, वायु, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी सभी की सभी जो अर्थ के चारों तरफ लेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी तरह की आपकी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। और ये दोनों की दोनों टर्म में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगी, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। पीडीएफ जरूर हिंदी में रहेगी। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आपका कोई एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, सीडीएस का है, एनडीए का है, या स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का है, एचसीएस का है, आरएएस का एग्जाम है, उत्तराखंड का है, या अदर कोई भी एग्जाम आपका है जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा जो फर्स्ट ही चैप्टर है वायु, एयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उन सभी गैसों का ये एक तरह से मिश्रण है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जो आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ लेयर है, गैसेस की लेयर है, वायु की एक चादर की तरह है, ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल, हिंदी में वायुमंडल, इंग्लिश में हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर ये एक आवरण है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बहुत तरह की गैसेस हैं जिससे हमारी लाइफ, यहाँ पर हमारे लाइफ, अर्थ पर लाइफ होने का कारण यही है। एक तो जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेंज है उनसे हमें बचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और जो प्लांट हैं, जितने भी पेड़ पौधे, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ठीक है। सभी तरह की गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी ज़रूरी है। तो ये जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको रहने योग्य उन्होंने बनाया हुआ है, जो आपकी लेयर है पूरी की पूरी गैसेस की जो लेयर है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद है आपका जैसे कि वायुमंडल का संगठन है, जिसमें आपका आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इंग्लिश में से बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें कितनी तरह की आपकी गैसेस हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, ठीक है। वास्तव में बहुत सारी गैसों का ये मिश्रण है एक तरह से, ठीक है। इसमें आपकी बहुत तरह की गैसेस आ जाती है, मिक्सचर है एक तरह की बहुत सारी गैसेस का। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये आपको चार्ट से भी बहुत अच्छे से वैसे समझाया हुआ है, आप चार्ट से बहुत अच्छे से समझे। सबसे पहले नंबर पे आपकी नाइट्रोजन है। जो हमारी हवा है, जो हमारी एयर है, उसमें बहुत तरह की गैसों का मिश्रण है। उसमें कितनी तरह की गैसेस हैं ये बेसिक से आपको समझा रखा है। ये पूरा का पूरा सर्कल है आपका, जिसमें कि 100 है। इसमें 78% पहले नंबर पे जो है आपकी नाइट्रोजन है, 78% आपकी नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, जिससे इंसान लेता है, सांस लेता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन पे हम निर्भर हैं लाइफ के लिए, ये आपको पता ही होगा। ये सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, मैं आपको इस तरफ से बता देता हूँ। पहले नंबर पे आपकी नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, 21% आपकी ऑक्सीजन है। और थर्ड नंबर पे आपकी ऑर्गन हो गई, थर्ड नंबर पे आपकी ऑर्गन होगी। फोर्थ नंबर पे फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 हो गई। उसके बाद जो बचता है 0.04 में फिर आपकी आ जाती है ओजोन आ गई, हीलियम आ गई, ऐसे बहुत तरह की गैसेज हैं। मेन 4 आपकी जो है ये यहीं पर है। जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे आपके नाइट्रोजन है, आपको पता होगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 78% आपकी नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जिस पर हम लाइफ पर जिंदा है, ठीक है, वो 21% है। ऑर्गन है जो आपकी 0.93 है, ये थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, ये भी आपको पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पहले हम नाइट्रोजन की ही बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का इसमें बता रखा है कि नाइट्रोजन वायु में सबसे ज़्यादा हिस्से में है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो जैसे ले लेते हैं ऐसे कैसे हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो पौधे हैं, जो प्लांट हैं, वो सीधे के सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते, लेकिन नाइट्रोजन उनके ज़रूरी है। उसमें क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं पौधों की जड़ों में, जो मिट्टी है हमारी सॉयल है, ठीक है, और कुछ पौधे हैं जो प्लांट है उनकी जड़ों में, रूट्स में, ठीक है, रहने वाले जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर पौधे इसका, प्लांट इसका प्रयोग करते हैं सीधा। नाइट्रोजन उनकी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकेंड नंबर पर आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है सेकंड नंबर पे, ठीक है। दूसरी सेकंड नंबर की गैस है। मनुष्य और जो पशु हैं, ठीक है, जो जंतु हैं, ठीक है, सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता ही होगी बात, ठीक है। जो आपके जितने भी आपके पशु हैं और जितने भी मनुष्य हैं, सभी सांस लेने में ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन बनती कैसे है? ऑक्सीजन जो हरे प्लांट है, ग्रीन सॉरी जो ग्रीन प्लांट जो आपके ग्रीन प्लांट हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें आप नीचे से जल लेते हैं प्लांट। ठीक है, जो आपको वो साइंस का चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा वैसे। ठीक है, सूर्य से और लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसमें से CO2 निर्मुक्त जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को इसमें से छोड़ देते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस जो होती है, सूर्य की जो किरणें उससे और नीचे से धरती से जल लेते हैं। ये फोटोसिंथेसिस ऐसे प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रोसेस में पूरी होती है। जैसे नेक्स्ट NCERT पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इस चीज़ को पढ़ लेंगे। वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं, ये आपको पता ही होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, हमारी लाइफ के लिए जितना ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो मनुष्य हैं और जो जंतु हैं जितने भी, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बिल्कुल उल्टा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं CO2 को, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं O2 को। ठीक है, जो हमारी लाइफ के लिए। लेकिन ऐसे ही प्लांट के लिए उल्टा है, CO2 उनके लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन को वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बता रखा है कि महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप भोजन के रूप में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन को वापस करते हैं। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, जिससे बैलेंस आपका बना रहता है। परंतु हमें पेड़ काटते हैं और ये जो कोयला है, कोल है, खनिज तेल का जो इनसे जो ईंधन निकलता है, इनसे जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, ठीक है, जो आपकी पूरी की पूरी उसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा रहता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है इससे। उसके लिए हमने ग्लोबल वार्मिंग को, कार्बन डाइऑक्साइड की जो इसको बैलेंस करने के लिए 2005 पेरिस समझौता हमने कर रखा है, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट इसके लिए रखा है ताकि जो इसकी जो मात्रा, जो बैलेंस है वो बना रहे। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी है उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लेशियर सारे के सारे पिघल जाएंगे, आपके बहुत सारे देश इसमें डूब जाएंगे और बहुत तरह की जो बीमारियां हैं लोगों में जल के अपना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस भी बना रहना चाहिए। तो ये तो होगी आपकी गैसेस की बात। जैसे इसमें ये चीज़ बता भी रखी है, शायद इनफैक्ट इस तरफ दे भी रखा है जो मैं आपको अभी बता रहा था। जैसे ही जो ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है CO2 का, दूसरा है आपको सूर्य से आने वाली किरणों को आने देती है, लेकिन जो अर्थ से हीट निकलती है उसको रोक लेती है। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बनती है। लेकिन इसकी जो मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। जैसे कि इसमें बता रखा है, किंतु कारखानों कार से धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने पेरिस एग्रीमेंट कर रखा है। और जो ऊपर से जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेंज आती है उसको कौन रोकता है? उसको रोकती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इसको रोकती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेंज निकलती है सूर्य से उनको रोक लेती है। यहाँ पर जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उनको रेस को आने देती है। ओजोन लेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ओजोन लेयर में इसके लिए भी हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना रखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए हमने बना रखा है 1987 में। अच्छा, जो हम अभी गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे, एक थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर दे रखा है कि जैसे ही एयर है जो गर्म होती है, हॉट होगी, ठीक है, वो फैलती है, ऊपर की तरफ जाएगी, और जो एयर ठंडी होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। आगे मैं इसको बैलेंस भी आपको समझा दूंगा, इससे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे ही एयर हल्की होगी, गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर उठ जाती है। उसको भरने के लिए जो ऐसे आती है, जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी तो नीचे की तरफ जाएगी। उसको भरने के लिए प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहता है। आगे आपको मैप से बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। इसमें जो वायुमंडल की संरचना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो ऊपर की तरफ लेयर है, जो हमारे अर्थ का मैं बता रहा था, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है उसमें फिर ऐसे करके लेयर बनी हुई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मध्य मंडल मेसोस्फेयर हो गया। ठीक है, ये आपका थर्मोस्फेयर हो गया, और फिर जो बाहर वाला है इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। अब ये कैसे है, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं इसको। जैसे सबसे पहले हमारे अर्थ के जो साथ में जुड़ा हुआ, जैसे ये है, यहाँ पे हम रह रहे हैं लिथोस्फेयर पे, स्थल मंडल पे, उसके बाद ये दे रखा है 10 तक दे रखा है इन्होंने। वैसे ही ये जो है लेयर ऐसे है, ये 18 है और ये 8 है। अगर आप पोल पे जाएंगे तो क्योंकि मौसम वहाँ कम खुला होता है, हवा नीचे बैठी होती है, तो ये 8 किलोमीटर तक जाता है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर वाला है। इक्वेटर पे मौसम ज़्यादा खुला होता है
गर्मी वहाँ ज़्यादा होती है तो मौसम की जो गतिविधियाँ वो 18 किलोमीटर तक चली जाती है। तो ये 8 से 18 है, ऐसे करके 8 से 18 जितनी भी आपकी मौसमी गतिविधियाँ, जितना भी बादल हैं, क्लाउड है, सारी की सारी चीज़ें, वर्षण है, रेनफॉल है, सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे जो धूल कण हैं जितने भी 80-90% तक वो यहाँ पर होते हैं, आपके ट्रोपोस्फेयर में होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें बता भी रखा होगा, जैसे जो सौरमंडल है, ट्रोपोस्फेयर है आपका, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी होता है 13, इन्होंने बैलेंस 13 किलोमीटर दे दी है। इसी वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, सभी घटनाएं जितनी भी होते हैं, वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि, इसी परत के अंदर होती है सारी की सारी। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आपकी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ठीक है, ये 50 किलोमीटर के आसपास तक आ जाती है। यहाँ तक ये 8 से 18 मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, 18 से 20 का बैलेंस इसको मान लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ठीक है, ये मौसमी जितनी भी गतिविधियाँ उनसे साफ होती है, एक तरह की साफ लेयर है ये पूरी की पूरी। ठीक है, जैसे ही हम हाइट, ठीक है, जो प्लेन हैं, जितने भी एरोप्लेन हैं, इसमें उड़ान भरना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ नहीं होती। और इसके निचले हिस्से में होती है आपकी ओजोन लेयर। इसका जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओजोन लेयर का, तो ये 20 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 20 किलोमीटर के आसपास होती है ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में है और 20 किलोमीटर के आसपास, 20 से 30 के आसपास होती है ये। ठीक है, जो प्लेन वगैरह हैं जो उड़ना पसंद करते हैं वो यहीं पर होते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ, जितने भी क्लाउड वगैरह, वर्षा वगैरह, ये सब नहीं होता यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा, एक ये चीज़ दे रखी है, जैसे ही आप हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जाता है। टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाता है। जैसे हम आपको हिल एरिया में कहीं जाओगे तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाओगे, प्रेशर भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पर बैलेंस आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है। ठीक है, टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो, ऐसा अल्ट्रा वायलेट जो रेंज है, जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद आ जाएगा मेजोस्फेयर, मध्यमंडल, मेजोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है, यहाँ पर -100 तक भी टेम्परेचर आपका चला जाता है मेजोस्फेयर में। और जो आपके उल्कापिंड हैं, ठीक है, जो आपके उल्कापिंड है वो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके उल्कापिंड वगैरह हैं वो मेजोस्फेयर में आकर के ख़त्म हो जाते हैं पूरे के पूरे, जिनको हम बोलते हैं, जो आपके मेस्ट्रॉयड बोलते हैं, मेटेरॉइड्स इनको बोल देते हैं, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अब वायुमंडल इसने लिख रखा है, वैसे इसे थर्मोस्फेयर बोलते हैं, थर्मोस्फेयर बोलते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है। ठीक है, ये आपका 50 से 80 तक चला जाता है और ये आपका 80 से 100 इन्होंने दे रखा है, वैसे ही 80 से 640 तक होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली लेयर आ गई आपकी बाह्य वायुमंडल जिसे बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही होगा, जो इसमें थर्मोस्फेयर में जो होता है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमंडल, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। आयरमंडल इसकी परत का एक भाग दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 80 से 400 तक दे रखा है इन्होंने, बैलेंस दे रखा है। रेडियो संचार व्यवस्था के लिए यही है क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं वो पाई जाती हैं, जो हम संचार व्यवस्था, हमारे के कम्युनिकेशन जो सारा का सारा होता है वो सारा का सारा यहीं से होता है। ठीक है, यहीं से वापस कर दी जाती हैं, जो रेंज यहाँ से टकरा करके वापस आ जाती हैं, ऐसे ऐसे करके। इसी से हमारी जो संचार व्यवस्था है पूरी की पूरी, वो इसी से, कम्युनिकेशन जो है जितना भी हमारे अर्थ का, वो सारा इसी से चलता है। उसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, उसके बाद बहिर्मंडल, एग्जोस्फेयर आ गया। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल बोलते हैं। ये सबसे पलती परत, जैसे इसमें लेयर आ जाती है, हीलियम की लेयर आ गई, हाइड्रोजन, यहाँ से फिर आपका स्पेस शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ गया ट्रोपोस्फेयर आ गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, फिर मेजोस्फेयर आ गया। ठीक है, फिर आपका थर्मोस्फेयर आ गया और फिर आपका एग्जोस्फेयर आ गया। क्लियर होगा, ये पूरी की पूरी लेयर होगी। उसके बाद आ गया आपका वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है भाई? देखिए, वेदर जो है वो रोज़ के मौसम की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे आज का गर्म हॉट दिन है, जैसे गर्म दिन हो गया, ठीक है, आज का दिन ठंडा है, आज वर्षा होगी, ठीक है, आज धूप निकल रही है, ये तो हो गया मौसम आपका, ये तो हो गया आपका वेदर, आज ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, ये तो हो गया आपका वेदर। क्लाइमेट जो है, जो आपका क्लाइमेट है वो होता है लंबे टाइम में। लंबे टाइम में मतलब कि जैसे कि 30 से 50 साल में ज़्यादातर माना जाता है, इससे 20 से 30 साल भी मान लेते हैं, 30 से 50 साल भी मान लेते हैं। एवरेज इतने समय में जो आपके वहाँ का मौसम है, जो आपके वहाँ का वेदर है, इतने सालों में कैसा रहा है, उसे क्लाइमेट बोलते हैं।
ये डेली का होता है मौसम। वेदर वहाँ का कैसा है डेली का, 2-3 दिन का, ऐसे अभी मौसम ऐसा है, ठीक है। जो क्लाइमेट है वहाँ का फिक्स होता है, 20-30 सालों का जो रहा है वहाँ पर जो मौसमी गतिविधियाँ पिछले 20-30 सालों में रही हैं, जैसे कि वर्षा आनी है इसमें, ये सीज़न है, जैसे कि जुलाई का सीज़न है, ठीक है। गर्मी बढ़नी है मार्च से अप्रैल मई जून तक, ठीक है। ठंड आनी है दिसंबर में, ये वहाँ का क्लाइमेट हो गया। ये मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका जैसे कि टेम्परेचर, तापमान के बारे में बता रखा है। टेम्परेचर वही बात है, टेम्परेचर भी हम डेली का ही होते हैं, प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं उसे हम टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। ऋतुओं के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि सीजनल भी इसमें टेम्परेचर में बदलाव होता है। उसके बाद है आपका एक इन्होंने दे रखा है यहाँ पर आपतन, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित कर, सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो पृथ्वी पर रोक लेता है, उसे आपतन बोल देते हैं। जितने भी सूर्य से एनर्जी निकली है, ऊर्जा आई है धरती पर, उसे हम आपतन बोल देते हैं। जैसे कि इक्वेटर पे ज़्यादा होगा और पोल पे सबसे कम होगा। फिर ये इन्होंने थोड़े से वो दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। जैसे कि तापमापी, जिसे हम थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है, थर्मामीटर बोल देते हैं। ये आपका टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट है, उसका मापता है थर्मामीटर। आपको पता ही होगा, बुखार वगैरह आपको वो होगा। दूसरा है वायुदाब मापी, जिसमें हम वायुदाब का प्रेशर को मापते हैं, ठीक है, मेजरमेंट, इसे बोलते हैं बैरोमीटर। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाएगा जो वायुदाब है आपका, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कैसे मापा जाएगा, कैसे मेजरमेंट उसका किया जाएगा, तो बैरोमीटर में मापा जाएगा उसे। और ये वर्षा मापी है, जिसे हम बोल देते हैं रेन गेज, जिसे हम रेन गेज बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें हम रेनफॉल की जो मेजरमेंट है उसको मापते हैं, ठीक है। व दिग्दर्शी, जैसे कि दिशा आपको देखनी है, ये इसमें लगा रखे हैं, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरफ घूम जाता है, जैसे हवा की, पवन की दिशा को दर्शाता है, किस तरफ से जो एयर आपकी चल रही है, विंड आपकी किस तरफ से चल रही है, ठीक है। इसे हम विंड वेन बोल देते हैं, विंड वेन बोल देते हैं, ठीक है। चारों के चारों आपके क्लियर हो गए यहाँ पर। उसके बाद आज आपका आ जाएगा, जैसे कि थोड़ा सा ये दे रखा है कि जैसे कि आपको शहरों में जो है ज़्यादा गर्म दिन होते हैं, गाँव भले ही ठंडे होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कंक्रीट और धातु से बने हुए भवन होते हैं, ये चीज़ बता रखी है, सॉरी। उसके बाद आपका वायुदाब, एयर का जो प्रेशर है उसके बारे में बता रखा है। देखिए बैरोमीटर में मापा जाएगा, मेजरमेंट इसका बैरोमीटर है, ठीक है। आपका जो वायु का प्रेशर है, ये जो अर्थ है, जैसे अर्थ के चारों तरफ हमारी लेयर है, इसका हमारे ऊपर प्रेशर भी तो होगा। जो अर्थ जो चारों तरफ हमारे एयर है, जिसमें गैसेस हैं दुनिया भर की, ठीक है, उसका हमारे ऊपर प्रेशर हो, लेकिन हमारा शरीर उसका महसूस नहीं करता, क्योंकि एक तो हमारे सराउंडिंग चारों तरफ ये प्रेशर लगता है, और दूसरा हमारा जो शरीर है बाहर की तरफ भी प्रेशर लगाता है, उस पर जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अब जो बैरोमीटर में हम मापते हैं प्रेशर कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, जो सी लेवल है उस पर होगा। और प्रेशर को मापा कैसे जाएगा, ऐसे नहीं इसको प्रेशर को मापा जाएगा, जो हमारी लेयर है पूरी, जैसे कि ये आपको इसको लिथोस्फीयर मान सकते हो, लिथोस्फीयर, और यहाँ पर ये है ओशियन मान सकते हो या जल मान सकते हो, ठीक है। इस पर सबसे, इससे ऊपर की तरफ जहाँ तक आपकी एटमॉस्फेयर है वहाँ तक का प्रेशर इसमें मापा जाता है, ठीक है, पूरे ऊपर तक का प्रेशर मापा जाता है, ठीक है, ऐसे ही। तो ये समुद्र तल पे, ठीक है, समुद्र तल पे सी जो लेवल है उस पर सब आपकी जो भी हाइट मापी जाएगी, जो भी आपका प्रेशर मापा जाएगा, क्योंकि समुद्र तल पे ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। यहाँ पर पहाड़ी एरिया में कहीं पर हाइट है, कहीं पर नीचे आ गया, कहीं पर ऊपर चला गया, ऐसे समुद्र तल सब जगह एक ही रहेगा। जो ओशियन है, ओशियन का जो लेवल है वो सब जगह एक ही रहेगा, तो प्रेशर जो है उसी पर मापा जाएगा, ऐसे मापा जाएगा, ऐसे सीधे खड़े उसमें ऐसे नहीं मापा जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं मापा जाएगा। जो प्रेशर ऊपर की तरफ से जो आपको टोटल प्रेशर है ऐसे मापा जाता है। मापा किस में जाएगा, बैरोमीटर में, यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद है विंड का उन्होंने दे रखा है कि विंड क्या है, पवन क्या है। ज़्यादातर हम दोनों शब्दों का एक ही बार प्रयोग कर लेते हैं, एयर और विंड। ये है जो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मैंने आपको बताया ही था पहले, आपको एक बार इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि ये लिथोस्फीयर है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हीट वेव से मान लो यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। अब ये ऊपर जाके ठंडी होगी, ठीक है, और जो यहाँ पर है मान लो
यहाँ पर ठंडा रीजन है, तो यहाँ से जो प्रेशर है, जैसे ये ठंडी हो गई ऐसे ही नीचे बैठनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ जैसे हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर हवा जो है, एयर जो है इकट्ठी हो रही है, ठीक है, वो इस तरफ भरनी शुरू हो जाती है, इस तरफ। हमेशा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो चलती है एयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको भरने के लिए यहाँ पर खाली हो गया क्योंकि यहाँ पर हल्का हो गया तो ऊपर उठ जाती है। ऐसे जो चलन होता है इसका, इसको हम विंड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम विंड बोलेंगे, पवन बोलेंगे, इसे हम विंड बोलेंगे, पवन बोलेंगे। जो पूरा का पूरा सीधा का सीधा क्षैतिज संचलन होगा, ठीक है, इसको हम विंड बोल देंगे पूरे को। ये आपने देख भी रखा होगा, जैसे कि प्रेशर में बहुत सारे तूफान वगैरह था, उसे ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका प्रेशर होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका प्रेशर होता है, इसे हम विंड बोल देंगे, ठीक है। ये इन्होंने दे भी रखा है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि उच्च दाब क्षेत्र से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एयर की तरफ जो वायु की जो गति, एयर की जो स्पीड है, उसे हम पवन बोल देते हैं, इसे हम विंड बोल देते हैं, ठीक है। आपने पवन को देखा होगा, या सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती, तूफान समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे चलती है तो महीन धुएं के उखड़ते हुआ उड़ाते हुए आपने देखा होगा। पवन कभी कभी इतनी तेज होती है विपरीत दिशा में चलना मुश्किल कठिन हो जाता है। ये सारे के सारे पवन के विंड के वो दे रखे हैं। उसके बाद दे रखा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि कुछ तो हैं स्थायी पवन है, परमानेंट विंड है, ठीक है, जो आपकी परमानेंट विंड है, ठीक है। और कुछ हैं आपकी सीजनल मौसमी विंड है, कुछ हैं आपकी लोकल। जो परमानेंट हैं वो पूरे जो अर्थ है हमारी पर एक दिशा में हमेशा चलती रहे। जैसे कि व्यापारिक पश्चिमी पवनें हैं, ठीक है, ट्रेड विंड जिनको बोलते हैं, ट्रेड विंड जिनको बोलते हैं, और पूर्वी पवनें हैं, ये स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर पूरे साल में निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इन पे कोई असर नहीं होता, एक निश्चित दिशा में इनको चलना ही चलना है। मैं आपको मैप से भी समझा दूंगा, आगे मैं इंग्लिश में भी ये चीज़ दिखा दूंगा आपको। दूसरी है मौसमी सीजनल पवनें, ठीक है, सीजनल विंड है, डायरेक्शन है जो उनकी, ये ऋतुओं के हिसाब से आपके सीजन के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे गर्मी का भारत में मानसूनी पवनें चलती हैं, मानसून का आना ही आना है, आपको पता ही है गर्मियों की सीजन में। तीसरी है आपकी स्थानीय पवनें, जो लोकल है, जो लोकल पवनें हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सी ब्रीज हो गया, ठीक है, और जो अब समुद्री समीर हो गया और स्थल समीर हो गया, लैंड वाला हो गया, जिसमें लैंड ब्रीज हो गया और सी ब्रीज हो गया, जिसे हिंदी में स्थल समीर और समुद्री समीर बोल देते हैं। हमारे भारत में जैसे उत्तरी क्षेत्र में गर्मी और शुष्क एरिया में जैसे लू चलती है, पता ही होगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको मैप से थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपका मैप बढ़ाया गया इंग्लिश में, ये आपकी परमानेंट विंड है, जो परमानेंट विंड वाला एरिया है। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, ये इक्वेटर है आपकी, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये इन्होंने दे रखा है इक्वेटर लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सीधी सूर्य की सीधी किरणें हैं, जो वेव्स हैं सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर डोल ड्रम की स्थिति हो जाती है, ठीक है, शांत पेटी भी जिसे बोलते हैं। यहाँ पर तूफान वगैरह नहीं होते, यहाँ शांत पेटी। क्यों? क्योंकि दिन में गर्मी बढ़ गई है, जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और शाम को यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ऐसे ऐसे सर्कल यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। और जो पवन है वो सीधी यहाँ से इसको भरने के लिए ऐसे ऐसे आ जाती है। ये दे रखा है आपको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ से जो गर्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, वो ऐसे चली जाती है। ये सर्कल ऐसे चलता रहता है, ये सर्कल ऐसे चलता रहा, ऐसे ही ये दूसरी तरफ यहाँ भी चलता रहता है ये सर्कल यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये 30 के आसपास है साउथ में और 30 के आसपास जो नॉर्थ में है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो इकट्ठी हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। अब इनका घूमने का सिस्टम क्या है, ये अर्थ के ऐसे जो अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, उसकी वजह से इनकी जो दिशा है वो जो साउथ में अगर आप देखोगे तो दिशा ऐसे हो गई है, ऊपर से आप देखोगे तो दिशा ऐसे हो गई इनकी। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर पुराने टाइम में जो व्यापारी होते थे, जो घोड़ों वगैरह का व्यापार करते थे, यहाँ पर भी हॉर्स लैटिट्यूड आपने देखा होगा। यहाँ पर पवनें जो इतनी उन्हें दिक्कत देती थी, जो ट्रेंड विंड हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें जिन्हें बोलते हैं, हॉर्स का व्यापार होता था, ठीक है, वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी, तो उन्हें घोड़ों वगैरह को समुद्र में ही फेंकना पड़ता था, जो जलयान वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। वो आगे कुछ जो चैप्टर उनमें पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आपका सब पोलर लो प्रेशर है, यहाँ से पवन ऐसे चली, ठीक है, यहाँ से ऐसे चल रही है और यहाँ से फिर ऐसे चलेगी। यहाँ से जो हाई प्रेशर यहाँ पर है नॉर्थ पोल पर और हाई प्रेशर साउथ पोल पर, यहाँ से जो ठंडी पवन है वो इस तरफ चलती है और गर्म ऐसे आती रहती है। यहाँ पर भी यही सर्कल चलता रहता है,
यहाँ पर भी यही सर्कल, और इस तरफ से इस तरफ भी जाती है, तो यहाँ पर भी, यहाँ लो प्रेशर हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे चलता रहता है, यहाँ पर भी लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़। आगे के जो चैप्टर हैं, ये 7th के लिए क्लास के हिसाब से आगे के जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा अच्छे से मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा इसमें। उसके बाद है आपका आर्द्रता, मॉइस्चर, जिसमें आपको बता रखा है जो आपका रेनफॉल है उसके बारे में बता रखा है। जैसे कि इसमें आपको सीधा फार्मूला पता है, जैसे कि जो वाटर इवेपोरेट होता है, जो वाटर वेपोरेट होता है, ठीक है, ठीक है, जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी है वो 0 से 4% तक हो सकती है एयर के अंदर, 0 से 4% तक हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो जलाशयों से, धरती से वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है, जो वाटर है इवेपोरेट होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, वाष्पीकरण हो गया उसका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जा करके ऐसे ऐसे करके ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जैसे हम कंडेंसस बोलते हैं, संघनित, हिंदी में संघनित बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे कंडेंसनस, ठीक है। ये बूंदों के रूप में फिर ऐसे ऐसे बन जाता है, ठीक है, ड्रॉप्स के रूप में बन जाता है, और फिर ये ठंडा होकर के नीचे धरती पे गिरता है, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे इकट्ठा हो गया, ठंडा हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, कंडेंसस हो गया, संघनित हो गया, ठीक है, और ड्रॉप्स के रूप में फिर नीचे गिर गया। तो ये वर्षा का कारण होता है। ऐसे होती है आपकी जो रेनफॉल होती है वो ऐसे होती है, इसी के क्लाउड बनते हैं। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी ही समूह होता है पूरा का पूरा, उसी को क्लाउड बोलते हैं, इसी से क्लाउड बनते हैं, ठीक है। ये धूल कण इनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, वर्षा की बूंदें, फिर वो नीचे गिरते हैं, ठीक है। सीधा सा आपको दे रखा है। फिर आपको दे रखा है कि जैसे कि थोड़े से मैप दिखा रखे हैं आपको, साइक्लोन रेनफॉल दे रखा है। साइक्लोन रेनफॉल में क्या होता है, जैसे ही साइक्लोन आता है, जैसे कि लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, जैसे कि यहाँ पर गर्म वायु दे रखी है, इस तरफ से आ रही है, ये ठंडी वायु नीचे की तरफ, यहाँ पर ये ठंडा हो रहा है, इस तरफ से जा रही है, ठीक है। ये चक्रवात के हिसाब से, साइक्लोन के हिसाब से होता है, ठीक है। साइक्लोन जो आपके होते हैं वो धरती की तरफ बढ़ते बढ़ते हल्के हो जाते हैं। समुद्र में साइक्लोन पैदा होते हैं, फिर ये धरती की तरफ बढ़ते चले जाते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि जहाँ पर लो प्रेशर होता है ये उसकी तरफ जाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं जो साइक्लोन होते हैं। यहाँ पर हीट होगी, गर्म वायु हो जाती है, ऐसे इसको भरने के लिए आ जाते हैं। दूसरा है आपका जो पर्वतीय वर्षा होती है, रिलीफ या ऑर्ग्राफिक रेनफॉल जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो ये क्लाउड है ये पर्वत से टकराता है ऐसे, और ऐसे इसमें ये दूसरी तरफ से जो है मॉइस्चर एयर आती रहती है, मॉइस्चर एयर आती रहती है, पर्वत से टकराता है, ऐसे यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ऊपर की तरफ जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ेगा ठंडी हो जाएगी, ये वर्षा हो जाती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, वृष्टि छाया चित्र जिसे बोलते हैं। तीसरा है जैसे इसमें संवहनीय वर्षा होती है, जैसे कि जो आपका लैंड है पूरा का पूरा गर्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है, जो वहाँ पर वाटर वेपर हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है पूरा का पूरा, ऐसे संवहनीय वर्षा हो। दूसरी तरफ से आपकी गर्म वायु, जो तट है पूरा का पूरा आपका गर्म हो गया है। ये दे दिया आपको यहाँ पर। ये बता रखा है कि दूसरे जो रूप होते हैं, जैसे कि वर्षा के दूसरे रूप होते हैं रेनफॉल के, जिसमें आपका आ गया हिम हो गया, ठीक है, स्नो जिसे बोलते हैं, स्लीट और हेल, ठीक है, दूसरे रूपों में भी होती है। अगले के चैप्टर जो हैं आगे हम ज़्यादा पढ़ें, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपको लगाना चाहिए, और ये जरूर लगाना चाहिए, सीधे के सीधे जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ से आपके लगा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।